हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एंड टुडे इज आवर फोर्थ क्लास। पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़े हैं। वी हैव कवर्ड वैल्यूएशन, रिलेवेंट डेट, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड बैगेज। और आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज आज एक्चुअली में फिर से सुबह सुबह मेरी पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई थी एंड देन अचानक से सिस्टम शट डाउन हो गया। सो आज की क्लास में मुझे आपके साथ बैगेज भी डिस्कस करना है थोड़ा सा, और बचे हुए टाइम पे वी विल बी डिस्कसिंग ड्यूटी ड्रॉबैक, राइट? चलिए गाइस, कल हम लोग बैगेज पढ़ रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा जो है बैगेज को लेकर एक रीकैप करें, और उसमें मैं कुछ नई चीज़ें आपके साथ और ऐड करना चाहता हूँ, राइट? देखिए, बैगेज के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जब इंडिया में अपने साथ कोई भी लगेज कैरी करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उसको सेक्शन 77 में पहले अपना कंटेंट ऑफ बैगेज को डिक्लेयर करना होता है टू द पीओ। फिर उसके बाद अगर उसकी लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक होती है तो उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ड्यूटी, तो आपको याद होगा रेलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी सेक्शन 78 कहता है जिस दिन आप डिक्लेरेशन फाइल करेंगे उस दिन का रेट आप पर अप्लाई हो जाएगा, नंबर 1। और इन केस अगर अराइवल ऑफ वेसल बाद में होता है और डिक्लेरेशन अगर आपने पहले लगा रखी है, इन केस ऑफ अनअकम्पनीड बैगेज अक्सर ऐसा देखा जाएगा, तो उस केस में अराइवल ऑफ वेसल को ही हम ट्रीट कर लेंगे एज इफ दिस इज रेलेवेंट डेट, ठीक है सर? और बोनाफाइड बैगेजेस एग्जाम्प्ट होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और बोनाफाइड बैगेजेस एग्जाम्प्ट कितने होते हैं, क्या इसके लिए हमने रूल्स में पढ़ना था? रूल में हमने रूल 3 पढ़ा, रूल 4 पढ़ा। एज पर रूल 3, फॉरेन टूरिस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को अदर देन इन्फेंट्स क्या 50,000 की एक लिमिट दी गई है। और यूज पर्सनल इफेक्ट्स जो है वो अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट होते हैं। और आई टोल्ड यू कि पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर ज्वेलरी नहीं आती, तो अगर आप अपने साथ ज्वेलरी कैरी कर रहे हो, भले ही आपने पहनी हुई है, तो उसको आप यूज पर्सनल इफेक्ट्स बोल के अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट नहीं करवा सकते हो, ठीक है सर? अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रूल 4 में अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन केस ऑफ नेपाल, भूटान, म्यांमार आपकी लिमिट 15,000 है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फॉरेन टूरिस्ट हो, इंडियन ओरिजिन हो, या आप इंडियन रिसाइडिंग करते हो, या फिर आप फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, कुछ भी हो, 15,000 की लिमिट है। परंतु इन दैट केस ऑल्सो अदर देन लैंड रूट आपको इंडिया में आना होगा। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रैवल सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट होते हैं, यूज पर्सनल इफेक्ट्स अनलिमिटेड एग्जाम्प्ट होते हैं। गाइस, कल ना क्या हुआ कि मुझे एक दो स्टूडेंट्स का ना व्हाट्सएप आया, वो ये कि सर हमें ना वैसे बैगेज पूरा समझ आ गया, लेकिन आप कोई ऐसा क्वेश्चन करा दो जिसके अंदर आपने जो अनेक्सर 1 में जो चीज़ें लिखवाई हुई थी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, नंबर 1। और कुछ आप ऐसा करा दो कि इन केस अगर अनेक्सचर 1 वाले प्रोडक्ट अपनी लिमिट से ज़्यादा आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 लीटर जो होती है वो जनरल लिमिट में आती है, और अगर 2 लीटर से एक्सेस हो जाएगा तो फिर वो अनेक्सर 1 बन जाता है। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि सर आज की क्लास में आप कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दीजिए जो कि जिसमें जैसे फायर आर्म्स की जो कार्ट्रिजेज है वो 50 से ज़्यादा हो, लिकर 2 लीटर से ज़्यादा हो, सिगरेट 100 से ज़्यादा हो, सिगार 25 से ज़्यादा हो। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन सीए फाइनल 2018 में आया था, और ये क्वेश्चन वैसा ही था जैसा आप मुझसे चाह रहे हो। इसके अंदर क्वांटिटी जो थी वो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अनेक्सर 1 से ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट हुई थी। तो इसको फिर कैसे सॉल्व करना था वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अगेन वी आर डिस्कसिंग बैगेज। अभी अभी हम बैगेज ही डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं कि मिस्टर एक्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन कम ऑन ट्रैवल वीजा टू टूर इन इंडिया एंड ही कैरीज विद हिम एज अ पार्ट ऑफ बैगेज द फॉलोइंग: ट्रैवल सॉफ्टवेयर 85,000, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स 50,000, अदर आर्टिकल 1.5 लाख, एंड 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट 100 रुपये ईच 12,000, फायर आर्म्स 50,000, 100 कार्ट्रिजेस ऑफ 500 ईच 50,000, ठीक है जी? और आपको निकालनी है ड्यूटी। अब इसमें ना प्रॉब्लम कहाँ पे है, पहले मैं वो बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको याद हो तो कल हमने ये अनेक्सर 1 पढ़ा था ना। अब इस अनेक्सर 1 के अंदर जब हम खाली इसकी बात करते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब भी फायर आर्म्स दिया होगा क्या वो ऑलवेज अनेक्सर 1 में आएगा?
बिल्कुल। एलसीडी कभी भी लिखा हो तो वो अनेक्स्चर 1 में आएगा। गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी अदर फॉर्म आएगा तो वो भी, अदर देन ऑर्नामेंट्स आएगा तो भी वो अनेक्स्चर 1 होगा। तो ये तीन को लेकर तो कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। लेकिन जब कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50 होता है तो कई बार इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सर 50 से ऊपर ही अनेक्स्चर 1 होगा और उसके जो नीचे वाला अमाउंट होगा वो जनरल लिमिट में जाएगा। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं नहीं नहीं सर, जैसे ही वो एक्सीड करेगी वो सारा अनेक्स्चर 1 हो जाएगा। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ यहाँ पर लेने में कई लोग कुछ तरीके से बात करते हैं, कई लोग कुछ तरीके से। मैं रिपीट करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं लिखा हुआ है कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50, तो कुछ लोग बोलते हैं सर इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि अनेक्स्चर 1 में तभी आएगा जब वो 50 से एक्सीड करेगा। ठीक है जी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, मतलब एक्सीडिंग 50 मतलब जितना 50 से ऊपर होगा। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, जैसे ही एक्सीड करेगा 50 सारा ही अनेक्स्चर 1 हो जाएगा। फिर से देखेंगे, जैसे 3 लीटर वाइन आई है तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर के ऊपर, यानी कि 1 लीटर अनेक्स्चर 1 होगा, 2 लीटर जनरल में आएगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर का मतलब हो गया कि जैसे ही वो 2 लीटर से ऊपर जाएगा सारा ही अनेक्स्चर 1 हो जाएगा। सर अब ये स्टैंड लेने वाली बात थी, हालांकि इसके अंदर मोर अप्रोप्रिएट कौन सा लगता है कि अगर लिकर इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर होगा तो ही अनेक्स्चर 1 है। मतलब अगर 3 लीटर आई है तो 1 लीटर अनेक्स्चर 1 और 2 लीटर जनरल। ठीक है ना। तो इस तरह से स्टैंड लिए जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन के अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका स्टैंड क्या है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई केस नहीं लड़ रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर ये क्वेश्चन आए तो पेपर में हम जब सॉल्व करें तो वो हमारे इंस्टीट्यूट की सोच के साथ मैच कर जाए। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट की सोच यहाँ पर क्या है कि अगर 3 लीटर दारू है, वाइन है, तो 2 लीटर आप डाल देना जनरल लिमिट में और 1 लीटर को आप लेकर आना अनेक्स्चर 1 में। ठीक है ना। तो ये स्टैंड है इंस्टीट्यूट्स का। ऐसे अगर कार्ट्रिजेस हैं 100 आती हैं तो क्योंकि वो एक्सीडिंग 50 जितनी भी होगी वो अनेक्स्चर 1 हो जाएगी और पहली वाली जो 50 होंगी वो जनरल लिमिट में जाएंगी। ऐसे सिगरेट्स, अगर सिगरेट 120 आ जाती है तो 20 अनेक्स्चर 1 में और 100 जनरल। ठीक है ना। तो इस तरह का स्टैंड लिया गया है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। ठीक है। तो अब जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने इसी बात पे ध्यान रखना है। देखो अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अनेक्स्चर 1 और अदर्स इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। ट्रैवल सॉवनियर्स अदर्स में जाएगा, एग्जाम्प्ट है। यूज पर्सनल इफेक्ट्स अदर्स में जाएगा, एग्जाम्प्ट। अदर आर्टिकल, यहाँ पे अदर आर्टिकल का मतलब हो गया अदर देन अनेक्स्चर 1, ये 1.5 लाख पूरा अदर्स में जाएगा। फायर आर्म्स इन एनी केस कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्या ये 50,000 अनेक्स्चर 1 है। कार्ट्रिजेस क्योंकि 100 आई थी ना तो हमने क्या करा, 50 को जनरल में डाल दिया और एक्सीडिंग 50 को अनेक्स्चर 1 में ले लिया। सिगरेट 120 थी तो 100 हमने यहाँ ले ली और 20 को हमने यहाँ ले लिया। ठीक है ना। और टोटल वैल्यू आ गई 77,000 और यहाँ 185,000। क्योंकि ये फॉरेन टूरिस्ट था और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 15,000 से ऊपर डीएफए लिमिट होती नहीं है, तो हमने यहाँ पे 15,000 का जो लिमिट था वो अनेक्स्चर 1 से तो देना ही नहीं है, कहाँ से देना है, अदर से। तो वो हमने यहाँ से लिमिट का बेनिफिट लिया और 77,000 और 170,000 देखने को मिला हमें। अब इस पर लगानी है हमें ड्यूटी। ठीक है ना। अब जब ड्यूटी लगाओगे ना तो आपने बस एक छोटा सा पॉइंट मेरा ध्यान रखना है। ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि बैगेज पे ड्यूटी का रेट कितना होता है, 38.5%। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ इट इज 38.5%, 38.5%। लेकिन अब यहां पे आपने ध्यान रखना है, फायर आर्म्स या कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स अगर 50 से अधिक हो, या सिगरेट 100 से अधिक हो, या सिगार 25 से अधिक हो, या टोबैको वो लिमिट जो मैंने आपको बताई है अनेक्स्चर 1 में उससे ज्यादा हो, लिकर अगर अपनी लिमिट से ज्यादा हो, तो इन पर जो रेट लगेगा ना वो 100 + 10 110% लगेगा। ध्यान रखना, सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स में इनका जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो असेसेबल वैल्यू 77,000, तो यहां पे आप लिख लीजिए रेट 110% और इस पर 38.5%। ठीक है जी। तो ये आपको बस सिंपली ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से ये याद रहेगा हमें कि जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बीसीडी रेट 100 + SWS 10, तो आपको 110% लेना है।
और जो नॉर्मल वाला आएगा उस पर 38.5 लेना है। ठीक है जी। तो अगर पेपर में 2 लीटर वाइन आ जाती है तो 38.5% पे आएगी। अगर 50 कार्ट्रिजेस आ जाती हैं तो 38.5% पे आएगी। 100 सिगरेट आ जाती हैं तो 38.5% पे आएगी। क्लियर है नहीं? लेकिन अगर उससे ज्यादा आ रही है तो क्या वो नेक्स्ट 1 बन रहा है, तो उस पर डीएफए लिमिट भी नहीं है और आपका रेट ऑफ बीसीडी भी 100 प्लस SWS 10, तो 110% लगाना है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, एलसीडी पे ये नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना? तो एलसीडी अगर आप लेकर आ रहे हो तो आपको 38.5 पे ही रखना है उसको। ठीक है जी। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब हमें समझ आ गया है। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ बैगेज का और डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ज्वेलरी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? तो ये भी आप देख लीजिए। आप देख रहे हो मैंने ये सारा सर्कल करा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या? कि मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ, बट मेरा सिस्टम जो है वो अचानक क्लोज हो गया और पूरी की पूरी जो क्लास थी वो खराब हो गई। ठीक है, तो ये क्लास मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस सब मैंने समझाने के लिए सर्कल कर दिए, समझ भी, लेक्चर भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, बट दोबारा से मुझे अब ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, देखो, कंप्यूट ड्यूटी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी इन ऑल इंडिपेंडेंट केसेस अगर पैसेंजर इज रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर ओवर 1 ईयर। अब आपको याद होगा कि रूल 5 लगता था ज्वेलरी के केस में कि अगर कोई पैसेंजर 1 साल से ज्यादा बाहर रहने के बाद अगर भारत में लौट कर आता है तो फिर उसके ऊपर ज्वेलरी में हमने पढ़ा था जेंटलमैन के लिए 20 ग्राम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1,00,000। इतना हम लोगों ने इसको डीएफए लिमिट में एग्जम्प्ट करा था, याद है आपको? ठीक है सर। तो अब यहाँ पर आपको बस क्या ध्यान रखना है, वेट और अमाउंट दोनों ध्यान रखना है। अगर ये दोनों लिमिट में है फिर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वेट या अमाउंट दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा पाई गई तो क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। ठीक है, मिस्टर ए जेंटलमैन है, 22 ग्राम 44,000, अमाउंट तो लिमिट में है 50,000, वेट ज्यादा है तो हमें 20 ग्राम से ऊपर अलाउड नहीं है। तो आप मुझे बताओ कितना ज्यादा है यहाँ पे? सर 22 ग्राम वो बोल रहा है ना, तो इसका मतलब 20 ग्राम तक अलाउड है, 2 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करो, 44,000 फॉर 22, तो 2 ग्राम के लिए कितना, 4,000। ऐसे ही मिस ए, यहाँ पर लेडी पैसेंजर है, 45 ग्राम, मिस ए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, लेडी पैसेंजर के लिए 40 ग्राम्स होता है, लेकिन वेट ज्यादा है तो 90,000 फॉर 40 ग्राम, तो 5 ग्राम के लिए कितना, 10,000। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। 5 ग्राम क्यों है समझ आ रही है? क्योंकि हमने तो 40 ग्राम से ऊपर देना ही नहीं है, और अगर 45 ग्राम है तो 5 ग्राम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर बी 18 ग्राम लेकर आता है और 54,000। अब यहाँ पे वेट तो लिमिट में है बट अमाउंट 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट 54 है तो क्या ये 4,000 हो जाएगा? बिल्कुल। एक मैं आपको दे रहा हूँ, मिस्टर सी, आप बताओ अगर इन केस 18 ग्राम है और वैल्यू 49,000 है, अब आप बताओ सर, वेट भी लिमिट में, अमाउंट भी लिमिट में, नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है सर, रूल 5 भी हमें पूरा अब क्लियर हो गया है। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर इसका। अगर 4 लीटर वाइन आ रही है तो आपको ये बताना है अनेक्स्चर 1 में कितना आएगा और अदर्स में कितना आएगा। फायर आर्म्स, बस आपको आंसर देना है मुझे कि ये कहां पे फॉल करेगा। ये आपको ना लर्न भी हो जाएगा अभी। कार्ट्रिजेस अगर 130 है तो नेक्स्टर 1 में कितना आएगा और अदर्स में कितना आएगा। सिगरेट 140 है तो नेक्स्टर 1 में कितना आएगा और अदर्स में कितना आएगा। ठीक है जी, प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब लिखो जरा डीबी के, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक आज, अब ये चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा बेटा बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया अब। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्ड करने के बाद री रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, तो आई एम वेरी श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। तो विल सी कितना मैक्सिमम मैं कवर कर सकता हूँ आज। देखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है। ड्यूटी ड्रॉ बैक, ड्रॉ का मतलब होता है विड्रॉ करना, बैक मतलब वापस। अगर आप कोई ड्यूटी को वापस सरकार से मांग रहे हो, कौन सी ड्यूटी को, सपोज करो मैंने कोई आर्टिकल इंपोर्ट करा और मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी,
तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी तूने दी है ना, उसका तू मुझसे रिफंड ले ले, वापस ले ले, ड्यूटी ड्रॉबैक ले ले, रिफंड ले ले। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि तुझे उन गुड्स को री एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं रिपीट करूंगा, ड्यूटी ड्रॉबैक हमें कब मिलता है? जब हम आफ्टर इंपोर्टेशन गुड्स को री एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको मिलता है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक कंडीशन इज दैट आफ्टर री इंपोर्टेशन यू नीड टू री एक्सपोर्ट द गुड्स। ठीक है, तो जो भी ड्यूटी आपने पे करी होगी उस ड्यूटी का आपको क्या मिल सकता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अब ड्यूटी ड्रॉबैक का ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, गुड्स इंडिया में आए और उन्हें री एक्सपोर्ट किया गया इन द सेम आइडेंटिटी, मतलब फैब्रिक आया, फैब्रिक गया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर गया। एक तो ये हो गया। अगर ऐसा हुआ कि आइडेंटिटी सेम है तो इसको डील करेगा सेक्शन 74। लेकिन अगर आइडेंटिटी बदल जाए, फैब्रिक आया, शर्ट गई, फैब्रिक आया, शर्ट गई, तो यहां पर ध्यान रखना है सेक्शन 75 लग जाता है। तो 75 कब लगता है? व्हेन देयर इज चेंज इन आइडेंटिटी। व्हेन देयर इज चेंज इन आइडेंटिटी सेक्शन 75 लग जाता है। ठीक है सर। अब सेक्शन 75 क्या कहता है हमें कि अगर आइडेंटिटी बदल रही है तो जो ड्रॉबैक मिलेगा उसको हम बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट, एडहॉक बेसिस पे मिलता है बच्चे। ठीक है जी। और अगर आइडेंटिटी सेम है तो इसमें दो बातें होंगी, या तो आपने बिना यूज करे एक्सपोर्ट कर दिया या आफ्टर यूज इन इंडिया एक्सपोर्ट करा। तो अब आपको ये पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, अगर आइडेंटिटी सेम है तो देयर आर टू थिंग्स, विदाउट यूज इन इंडिया या आफ्टर यूज इन इंडिया। ठीक है, विदाउट यूज अगर आपने एक्सपोर्ट करा तो एक अलग हो जाएगा, आफ्टर यूज करा तो अलग हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अगर आपने बिना यूज करे भारत में री एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड आ जाएगा। बट कंडीशन है कि आपको 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये री एक्सपोर्ट करना होगा, प्लस 2 ईयर का फर्दर आप एक्सटेंशन भी ले सकते हो। तो कुल मिलाकर 2+2 4 ईयर के अंदर अगर आप बिना उसे यूज करे सेम आइडेंटिटी री एक्सपोर्ट करते हो तो एज पर सेक्शन 74(1) यू विल बी एलिजिबल फॉर 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एज रिफंड। क्लियर है? लेकिन अगर आपने यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट करा तो यहां पर लॉ क्या कहता है कि इसमें 74 सबसेक्शन 2 लग जाएगा। ठीक है, कि अगर आप इसको पहले इंडिया में लाकर यूज कर रहे हो और यूज करने के बाद अगर आप सेम आइडेंटिटी री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 74(2) में आपको ड्रॉबैक मिलेगा। और वो ड्रॉबैक 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, आराम से देखेंगे। पहला, अगर इन 4 में से किसी को भी आपने यूज कर लिया तो डीबी के नहीं मिलेगा। वियरिंग अपरेल्स, टी चेस्ट, एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर प्लेट्स, एक्सरे फिल्म्स, इन्हें अगर आपने यूज कर लिया और फिर री एक्सपोर्ट करा, नो ड्रॉबैक। तो अगर पेपर में आ जाता है मिस्टर एक्स ने वियरिंग अपरेल्स इंपोर्ट करे, यूज करा, देन री एक्सपोर्ट करा, सो नो ड्रॉबैक। टी चेस्ट इंपोर्ट करा, यूज करा, एक्सपोर्ट करा, नो ड्रॉबैक। तो इसका मतलब इनको यूज करने के बाद देयर विल बी नो डीबी के, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब आ जाते हैं डीबी के बाकी प्रोडक्ट्स के लिए क्या है। अब यहां पे लॉ क्या कहते हैं, अगर इंडिया में मोटर कार का इंपोर्ट होकर री एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर कोई भी गुड्स जिसे इंपोर्ट किया गया था बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज और उसके बाद अगर उसका री एक्सपोर्ट किया जाता है तो आपको ड्रॉबैक कितना मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। जितनी ड्यूटी आपने पे करी होगी उसमें से माइनस हो जाएगा स्पेसिफाइड परसेंटेज। जितना आपने ड्यूटी पे करा लेस स्पेसिफाइड परसेंटेज। इसका मतलब जितना आपने ड्यूटी पे करा उसमें से क्या लेस कर देना, स्पेसिफाइड परसेंटेज। अब वो लेस कितना होगा वो ध्यान रखना, 4% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द ईयर अगर री एक्सपोर्ट विद इन फर्स्ट ईयर, 3% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर अगर री एक्सपोर्टेड इन द सेकेंड ईयर, 2.5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर अगर री एक्सपोर्टेड इन द थर्ड ईयर, 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर अगर री एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग फोर्थ ईयर। इसका मतलब और 4 साल के बाद तो आपको ड्रॉबैक मिलता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 4, 3, 2.5, 2। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। इंडिया में मोटर कार इंपोर्ट हुई और हम लोगों ने
1 साल 2 महीने के बाद एक्सपोर्ट करा, तो आप मुझे बताओ 1 ईयर 2 मंथ्स, 1 ईयर 2 मंथ्स। तो अब हमने क्या करना है, क्या ये सेकेंड ईयर में हुई है? बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर का तो आपने लेना है 4% पर क्वार्टर एंड पार्ट देयर ऑफ, तो उसके हिसाब से 4 × 4, फर्स्ट ईयर का तो हो गया 16%। सेकेंड ईयर के अंदर 3% के हिसाब से चलेगा, तो 2 मंथ्स मीन्स पार्ट ऑफ द क्वार्टर हो गया, तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर का 1 क्वार्टर मानते हुए क्या 3% बोले लेना, तो 16 प्लस सेकेंड ईयर का 3, 19% ड्यूटी ड्रॉबैक आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा अगर कोई और प्रोडक्ट्स है मोटर कार के अलावा, या अदर देन इंडिविजुअल फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूज कुछ और है, और उन्हें अगर री एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसमें जो मैं अमाउंट बताने जा रहा हूँ एग्जैक्ट उतना ड्रॉबैक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने परसेंटेज लर्न करवाई है वो ड्रॉबैक नहीं है, वो लेस होगा, बैलेंस ड्रॉबैक आएगा। लेकिन बाकी केसेस के अंदर जो मैं याद करवा रहा हूँ वही ड्रॉबैक है। अगर आप विद इन 3 मंथ करते हो तो 95%, 3 मंथ से ज्यादा अप टू 6 मंथ करते हो तो 85%, 6 मंथ से ज्यादा अप टू 9 मंथ्स करते हो तो 75%, 9 मंथ से ज्यादा अप टू 12% करते हो तो 70%, 12 मंथ से ज्यादा अप टू 15 मंथ्स करते हो तो 65%, 15 मंथ से ज्यादा अप टू 18 महीने के अंदर करते हो तो 60, 18 महीने के बाद करोगे तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बेटा आपको लर्न करने हैं टेबल्स, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको ना लर्न करने की। ठीक है सर, हो जाएगा। अब इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। एक्स लिमिटेड मान लो इंपोर्ट करती है 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और 60 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी पे करा, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज सभी कंप्यूटर्स को री एक्सपोर्ट कर दिया गया आफ्टर यूजिंग देम फॉर 11 मंथ्स 2 डेज। देखिए पहले तो मुझे बताओ इंडिया में आया क्या था, कंप्यूटर। जा भी क्या रहा है, कंप्यूटर। क्या आइडेंटिटी सेम है? बिल्कुल। अब मेरा अगला क्वेश्चन, अगर आइडेंटिटी सेम है तो इसका मतलब ये हो गया सर, क्योंकि आइडेंटिटी यहां पर सेम है तो हम लोग 74 लगाएंगे। बिल्कुल, 74 1 लगाएंगे या 2? सर हमने इसको यूज करा है तो इसका मतलब ये हो गया, आफ्टर यूजिंग लिखा ना, तो 74 2 लगाएंगे। बिल्कुल, 74 2 लगाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या ये नो डीबी के वाले भी 4 प्रोडक्ट में तो नहीं है? नहीं। ठीक है, क्या ये सेकंड स्लैब में आएगा या थर्ड में? अब देखो जरा, क्योंकि मैंने 3 बनाया है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें भी नहीं आएगा, क्यों? कौन इंपोर्ट कर रहा है? कंपनी। अब यहाँ पे तो गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल होता है या मोटर कार होती है, तो फिर ये अदर्स में जाएगा। अच्छा, अगर अदर्स में जाएगा तो 11 महीने 2 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या हमने यहाँ पर 9 मंथ से ज्यादा और विद इन 12 मंथ, तो हमें 70% का रिफंड आएगा। तो आपको मिलेंगे 70% ऑफ 60 लाख रुपीज, जो भी आएगा ये आपका रिफंड आ जाएगा। ठीक है जी, आराम आराम से चेक करना होता है। यहाँ देखो जरा, इसने इंपोर्ट करा मोटर कार, मोटर कार जैसे ही आएगा, और अगर मैं कहूँ कि आफ्टर 10 मंथ्स यूज करने के बाद, तो बेटा मोटर कार का मतलब हो गया कि हमें 74 2 में जाना है और बीच वाले स्लैब में आना है, और इस पे ड्यूटी आपने पे करी थी 5 लाख, री एक्सपोर्ट करा है उन्हें यूज करने के बाद आफ्टर 10 मंथ्स। अब आप मुझे बता दो, अगर 10 महीने के यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, 10 मंथ्स यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओ ड्रॉबैक कैसे निकालेंगे? सर 10 मंथ्स यूज करने के बाद, सर सेकंड टेबल के अनुसार अगर हम पहले ही साल अगर री एक्सपोर्ट करते हैं तो 4% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, सो 10 मंथ्स का मतलब 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर आएंगे और 1 मंथ पार्ट ऑफ द क्वार्टर को कंप्लीट, तो क्या ये 4 क्वार्टर माने जाएंगे? और क्योंकि ये ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ही है, तो क्या 4 क्वार्टर इंटू 4%, क्या 16% लेस हो जाएगा? तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी हुई है 5 लाख, माइनस आप लेस कर देना 4% इंटू 4, यानी कि 16% ऑफ 5 लाख रुपीज, जो भी आएगा क्या ये फाइनल आंसर आ जाएगा? ठीक है सर, सेक्शन 74 हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर टू एवरीवन। अब इस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड प्लीज मैंने बार बार बोला, इट इज माय रिक्वेस्ट कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ एवरीबडी शुड आंसर, तभी हमें लगता है कि यस हमें कितना अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट करा वेयरिंग अपरेल्स, ठीक है जी, एंड पेड इंपोर्ट ड्यूटी रुपीज 2 लाख।
and these wearing apparels were re-exported after use in India for 9 months. फाइंड डीबी के। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा भी लिख लीजिए। टेक्स लिमिटेड ने इंपोर्ट करें कुछ कंप्यूटर्स एंड पेड ड्यूटी ऑफ ₹50 लाख। ठीक है जी, एंड री एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट यूजिंग एट ऑल। फाइंड ड्रॉबैक। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको नीचे मुझे आंसर्स देने हैं। ठीक है सर। नाउ मूविंग टू सेक्शन 75। ठीक है जी, सेक्शन 75 कब लगता है बच्चे? जब आप आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉबैक तभी मिलेगा। पहली बात, गुड्स मस्ट बी एंटर्ड फॉर री एक्सपोर्ट बाय फाइलिंग शिपिंग बिल, या मस्ट बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। 2 ही केसेस है, बैगेज केस नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि एज पर फेमा फॉरेन करेंसी का इंडिया में टाइम पे आना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा एडहॉक बेसिस पर, जिसको हम बोलते थे एआईआर। एआईआर की फुल फॉर्म क्या होती थी? रेट ऑन एवरेज बेसिस ये कैलकुलेट होता था। ठीक, चलिए अब आपको ना बस ये छोटा सा पॉइंट मैं आज की क्लास के लिए बस ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, रिमेनिंग ड्रॉबैक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो देखो जरा, प्रोहिबिशन ऑफ डीबी के और अपर लिमिट ऑफ डीबी के। देखिए, लॉ कहते हैं सेक्शन 76 में कि आपको ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा अगर अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक ₹50 से कम है। तो इसका मतलब अगर पेपर में आ जाता है तो ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ डीबी के मस्ट बी ₹50, नंबर 1। दूसरा, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीबी के का जो अमाउंट है वो उस प्रोडक्ट की इंडियन होलसेल मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोडक्ट ₹2 का इंडिया मार्केट में बिक रहा है और इस पे डीबी के ₹2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोहिबिटेड हो जाएगा। तीसरा, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि गुड्स आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक, तो गवर्नमेंट प्रोहिबिशन कर सकती है आपको डीबी के ग्रांट करने से। ठीक है जी, तो डीबी के कैन बी प्रोहिबिटेड इन 3 केसेस। अगर वो लेस देन 50 हुआ, या डीबी के ज्यादा हुआ देन इंडियन होलसेल मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर गुड्स आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक। इनमें से कोई भी अगर केस हुआ तो लॉ कहता है बहुत क्लियरली कि हम आपको ड्रॉबैक नहीं देंगे। ठीक है सर। अब आ जाते हैं अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक क्या है। लॉ कहते हैं कि अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक ये है कि इन एनी केस आपका डीबी के जो है ना वो मार्केट प्राइस के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मार्केट प्राइस किसी चीज का ₹9 है तो आपका डीबी के ₹3 से अधिक नहीं होगा। अगर ज्यादा होगा तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके 1/3 पे ले आएंगे। ठीक है, तो इस पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, लिखो जरा। कहता है अगर अमाउंट ऑफ डीबी के ₹40 हो, बस आपको बताना है मिलेगा या नहीं, यस और नो। दूसरा, डीबी के का अमाउंट था ₹100 और मार्केट प्राइस था ₹90। आपको बताना है मिलेगा या नहीं, यस और नो। तीसरा, डीबी के का जो अमाउंट था वो था 60 और मार्केट प्राइस था 90। मिलेगा या नहीं? इफ आंसर इज यस तो आपको बताना है हाउ मच, कितना मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए। आई एम वेरी श्योर आज हम लोगों ने बैगेज के अंदर एक तो वो अनेक्सर 1 वाले पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लिया, और दूसरा ड्रॉबैक का मैंने एक ओवरव्यू अच्छे से दे दिया है। हालांकि ड्रॉबैक अब बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रह गया। ठीक है, जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई एम वेरी श्योर यहाँ तक पूरा समझ आ गया हमें।
तो प्लीज़ जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स ज़रूर दीजिएगा। देन ओनली, मैंने बार बार बोला, ऐसा लगेगा कि यस आप लोग ढंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड एंड पढ़ते रहिएगा। और आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं फिर से कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए ये सब चीज़ें ना, मुझे लगता है कि अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अगर हम बार बार इस तरह के करते रहेंगे ना, तो इससे होगा क्या कि बच्चा जो है ना, उसको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे पढ़ना है या आराम से मस्ती मारनी है। तो बेटा, मैं सच्ची बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, ठीक है, लेकिन लेट इंस्टीट्यूट डिसाइड इट। ठीक है, तब तक जब तक इंस्टीट्यूट नहीं डिसाइड कर लेता, आप यही मान के चलिए कि पेपर होंगे और आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट को ये स्टैंड लेना होगा कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन या कैंसिल करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई नुकसान होगा। बट हाँ, अगर कंडक्ट हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो। ठीक है ना, तो बेटा मेरा बड़ा क्लियर है कि जब तक इंस्टीट्यूट इस बात को अनाउंस ना करे, तब तक आप अपनी बस पढ़ाई करिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए घर में बैठ के पढ़ना है आपने। ठीक है ना, आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम सबके साथ है, और कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम विल नॉट रिजॉर्ट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, सो आई थिंक कि आप लोगों को अपना एक बेस्ट करना चाहिए। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। हाँ, आईसीएसआई अनाउंसमेंट कर देगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट ये जो थोड़ा सा मैसअप ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज रोज मुझे 8-10 व्हाट्सअप आ जाते हैं, सर व्हाट डू यू थिंक एग्जाम होंगे या नहीं। लेट से अगर मैं सबको ये आंसर देना शुरू कर दूं, नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे, आई एम 100% श्योर नहीं होंगे, तो यार आप तो पढ़ाई छोड़ दोगे। और अगर हो गए तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे? आप समझ पा रहे हैं ना? तो मेरा स्टैंड क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्टेप या ऐसी कोई स्टेटमेंट देना जिससे आप में नेगेटिविटी आए, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। इसलिए आप अपना पढ़ाई करिए। और जितने भी लोग, अब देखिए मुझे नहीं मालूम कि लोग क्यों इतना ज़्यादा इसको हाइप कर रहे हैं। लेट आईसीएसआई डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, और इनकेस अगर उन्हें पोस्टपोन करने होंगे या कैंसिल करने होंगे तो ठीक है, बट आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आई एम बार बार टेलिंग यू, डोंट डाइवर्ट योर माइंड। ठीक है ना, आप यही सोच के चलिए एग्जाम होंगे, अपने टाइम पे होंगे। अगर बाई चांस आपने ऐसा सोच लिया लोगों के कहने पर, नहीं नहीं एग्जाम तो होने ही नहीं है, और फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी और गलती से अगर हो गए, तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो लेट्स वेट फॉर अनाउंसमेंट बाय आईसीएसआई एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें क्या आगे करना है। राइट, तब तक के लिए एग्जाम होंगे और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। यही सोचकर मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं भी यही सोच लूँ कि एग्जाम नहीं होंगे, तो सर मैं भी, फिर मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह उठ के क्लास लेने की। ठीक है ना, फिर मैं भी कहूँगा कि चलो ठीक है ना यार, जब एग्जाम होने ही नहीं तो फिर अभी क्यों पढ़ाना है, लेट्स हम भी थोड़ा सा अपना काम करें, रेस्ट करें, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं आप बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए विदाउट थिंकिंग कि एग्जाम होने हैं नहीं होने। राइट, चलिए, तो मुझे ये सारे आंसर्स नीचे चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।